नमस्ते भाई। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। सो जैसे कि मैंने आप सभी को वादा किया था कि हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 11 लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जो कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज है जो कि आपकी बनाई जा रही है। यह सीरीज बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के लिए बनाई जा रही है, जो सेमेस्टर अभी सेकंड में है, जिनके एग्जाम अभी पिछले मंथ मतलब कि नेक्स्ट मंथ से आने वाले हैं। तो भाई आप लोगों के लिए सीरीज बन रही है। आज हम करने जा रहे हैं इसका चैप्टर नंबर 11 का पार्ट नंबर 3। इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो सके। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आपने इससे प्रीवियस लेक्चर मेरे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे लेक्चर्स का लिंक डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, जाओ एक एक करके वॉच कर लो। और अगर किसी भी बच्चे को नोट्स बाय करने हैं इस वीडियो के, इस बुक के, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की स्पेशल वाली बुक बाय करनी है तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और बोर्ड पर भी मैंने मेंशन कर दिया है, ये रहा। इस नंबर पे जाके पता करो कि सर नोट्स परचेज करने हैं, क्या प्रोसीजर है। 150-130 रुपीज प्राइस होगा लगभग, और वो पे करके आप सॉफ्ट कॉपी नोट्स या पीडीएफ को भी बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। और अगर आपको कोई बात नहीं चाहिए तो आप वीडियो से एंजॉय करो। भाई सुनो, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 का पार्ट नंबर 3। 2 पार्ट में ऑलरेडी डाल चुका हूं। दूसरे पार्ट के अंदर हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट समझा था, कैसे बनाया जाता है। मैंने उसमें आपको प्रॉमिस किया था कि कल जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब लेकर आ चुके हैं। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पर लेफ्ट हैंड साइड में शो करेगा। अब आप लोग उसको ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पढ़ो और मैं आपको साथ के साथ रीड करवाता हूं और क्वेश्चन का आंसर जो है सॉल्व करते हैं। अभी मैंने फिलहाल ये फॉर्मेट बना लिया है, ये एक फॉर्मेट है, ठीक है। इस फॉर्मेट में बना के पहले से इसलिए रखा था क्योंकि इसमें जो चीजें मैंने लिखी है वो एकदम नॉर्मल है, वो चीजें आपको पहले से हर फॉर्मेट में बनानी है। इसके बाद अमाउंट वगैरह फीडिंग तब होगी जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिस्ट को देखते हैं कि इसमें टोटल लिस्ट आती है ए से लेके एच तक, ठीक है। और इन लिस्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को इसमें अमाउंट वगैरह फीड करने हैं। जैसे जैसे लिस्ट बोलती है बस वैसे वैसे करता जाना है, फ्लो में चलना है, एक लिस्ट के साथ चलना है, उसके अलावा और अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो लिस्ट में सबसे पहले लिखा है लिस्ट ए और बी, तो लिस्ट ए और बी से शुरू करेंगे। ए और बी लिस्ट में हम बात करते हैं असेट्स की। किनकी? असेट्स की। ये वो वाली असेट्स हैं, ए में तो वो वाली असेट्स आती हैं जो स्पेसिफिकली प्लेज नहीं होती, जिनको जानबूझकर गिरवी नहीं रखा जाता, ठीक है। अब यहां पर देखो, सॉरी, वो वाली एसेट्स होती हैं जिनको जानबूझकर गिरवी रखा जाता है, इसलिए लिखा है नॉट स्पेसिफिकली प्लेज। प्लेज यानी कि गिरवी रखा जाता है, वो वाली एसेट्स लिस्ट ए में आती हैं। अब हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे जो आपके सामने बोर्ड पर शो कर रहा है क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी वो असेट्स हैं जो जानबूझकर गिरवी रखी गई हैं, यानी प्लेस पर रखी गई हैं। तो क्वेश्चन में ना आपको दिख रहा होगा असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज पार्ट ए, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, पहला है कैश इन हैंड जो कि है 6000 रुपीज का। अब आप क्वेश्चन के अंदर जो फिगर बनी है बैलेंस शीट की, उसमें आप देखो कि असेट्स के अंदर आपको मिलेगा कि कैश इन हैंड लिखा हुआ है 6000 का। अब ये देखो जो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी है, क्या उसमें भी कोई कैश इन हैंड है, गिवन है? तो वो देख लो। तो कैश इन हैंड उसमें तो कुछ गिवन नहीं है, तो यहाँ पर कैश इन हैंड सिर्फ 6000 का है। तो यहाँ पर अब मैं मेंशन कर देता हूं कैश इन हैंड, ठीक है। कितने का है कैश इन हैंड? तो ये मुझे गिवन है 6000, तो मैं यहां लिख रहा हूं 6000, ठीक है। अगला, उसके बाद देखो कैश इन हैंड के ऊपर लिखा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है 24,000 की मुझे दिख रही है। अब आप देखो इन्वेस्टमेंट 2 जगह लिखी हुई है, एक तो है बैलेंस शीट के अंदर जो आपको दे रखी है, दूसरा है आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में नीचे लिख के दे रखा है इन्वेस्टमेंट है 24,000 की। इन्वेस्टमेंट 24,000 की है। अगर एडिशनल में कोई चीज लिखी होती है तो हम एडिशनल वाली चीज को कंसिडर करते हैं, बैलेंस शीट की इन्वेस्टमेंट को जो 36,000 की उसको नहीं लेना। दोबारा सुनो, असेट को आप सॉरी इन्वेस्टमेंट को कौन सा लोगे? जो आपको एडिशनल में दे रखा है, यानी कि 24,000, ठीक है। तो आप लिख दो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितने की है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 24,000। लास्ट में इनको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा हम लोगों को। अगला है उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल देखो एडिशनल में, यानी वो जो एसेट साइड बनी है बैलेंस शीट की, उसके नीचे कहीं लिखा है ट्रेड रिसीवेबल, उसको बैलेंस शीट को छोड़ दो, उसके नीचे देखो एडिशनल में ट्रेड रिसीवेबल दिखा,
हाँ भैया कितने का है, 2,80,000 का। तो बस इसको पकड़ लो ट्रेड रिसीवेबल। तो मैं लिख लेता हूँ TR, ट्रेड रिसीवेबल है मेरा 2,80,000 का। ये वो चीजें मैं डाल रहा हूं जो नॉट स्पेसिफिकली प्लेज है, जिनको जानबूझकर गिरवी रखा गया हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा है इन्वेंट्री। मेरे को एक इन्वेंट्री दिख रही है 12,000 की, और एक इन्वेंट्री बैलेंस शीट के अंदर आपको दिख रही होगी, वो है 6,000 की। कौन सी इन्वेंट्री लेनी है जल्दी से बताओ कमेंट करके। तो बैलेंस शीट के अंदर वाली इन्वेंट्री नहीं लेते, एडिशनल वाली जो इन्वेंट्री है यानी कि 12,000 वाली जो बाहर है, उसको हम लेंगे यहाँ पर इन्वेंट्री, ठीक है। तो आप लिखो इन्वेंट्री 12,000 है, ठीक है, लिख दिया। अच्छा, इन्वेंट्री के बाद और देखो कुछ लिखा है, मशीनरी। एक मशीनरी दे रखी है एडिशनल में, जो कि असेट की रियलाइजेबल एक्सेप्ट वैल्यू है, वो दे रखी है मशीनरी 3,60,000 की। और एक मशीनरी लिखी है बैलेंस शीट के अंदर की साइड 1,80,000 की। तो हमें कौन सी लेनी है, हमें लेनी है बैलेंस शीट के बाहर वाली, ठीक है। तो वो लिखो मशीनरी, ठीक है। कितने की मशीनरी है, 3,60,000 की, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, इसके सिवा अब और कोई अमाउंट है जो इसमें दिख रहा है, शो कर रहा है? तो अभी मेरे को इसके अलावा असेट में और कोई अमाउंट नहीं दिख रहा। अब आप बोलोगे लैंड एंड बिल्डिंग है, भाई लैंड एंड बिल्डिंग ना एक ऐसी चीज है जिसको गिरवी रखा जाता है, ठीक है, लोन वगैरह के लिए दिया जाता है। तो इसको हम नॉट स्पेसिफिकली प्लेस के अंदर नहीं डाल सकते, यानी कि ए में नहीं डाल सकते, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ यही सारी चीजें हैं। अब इनका टोटल कर लो आप बस, ठीक है। तो अब इसका टोटल कर देते हैं फटाफट से कैलकुलेटर से। तो मेरे को क्या क्या मिला था, एक तो 6,000 का ये है, 6,000 प्लस में 24, तो ये हो जाएगा टोटल 30,000। 30,000 जमा में 2,80,000, और जमा में हो जाएगा 12,000, और जमा में हो जाएगा 3,60,000, ठीक है। तो 6,82,000 मेरा इसका आंसर आ रहा है अभी, 6,82,000, ठीक है, बढ़िया। चलिए, तो हमने पहला तो पोर्शन कर लिया कंप्लीट अपना। अब इसके बाद आ जाते हैं, इसके अंदर कोई भी चीज अब ऐसी नहीं बची जो हमें लिखनी थी। अब हम सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, यानी कि लिस्ट नंबर बी पे। इसमें भी वो असेट्स आएंगी, मगर कौन सी असेट्स? इसमें वो असेट्स आएंगी जिनको जानबूझ के गिरवी रखा गया है। अभी मैंने एक बात करी थी लैंड एंड बिल्डिंग की, आप बात कर रहे थे लैंड एंड बिल्डिंग भैया। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग को अब दो जगह लिखा गया है, एक तो बैलेंस शीट के अंदर आपको शो कर रहा है, एक तो बाहर शो कर रहा है। जो बाहर है वो एक्सपेक्टेड रिलायबल वैल्यू है, मतलब कि जो वैल्यू आपको रियलाइज हुई है एसेट बेचने पर, ठीक है। तो कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग है, तो हम पहले यहां लिख लेते हैं एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। अच्छा, यहां पे लिखा है एस्टिमेट रियलाइजेबल वैल्यू रुपीज, आपको वो वैल्यू लिखनी है जो रियलाइज हुई है बेचने पर। तो देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है मशीनरी रियलाइज हुई है, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हुई है 4,36,000 की, लिखा है ना। और उसके ऊपर लिखा हुआ है रियलाइजेबल वैल्यू, तो हम वही वैल्यू यहां डाल देंगे। 4,36,000 बोला है तो लिख दो 4,36,000। यहाँ पे वो अमाउंट आएगा, अमाउंट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर रुपीज, कि क्रेडिटर को कितने पैसे देने हैं। तो क्रेडिटर को कितने पैसे देने हैं वो आप कैसे देखोगे? तो उसके लिए आप ऊपर लायबिलिटी साइड में देखो, ऊपर लायबिलिटी साइड में देखो अपने क्वेश्चन में, लायबिलिटी साइड में लिखा था कि क्रेडिटर को बैंक ओवरड्राफ्ट करा हुआ है हमने। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि कुछ ज्यादा ओवरफ्लो निकाल लिया जो कि अब चुकाना पड़ेगा। अब वो है 1,08,000 रुपए का। इसके अलावा एक नीचे वर्ड है क्रेडिटर्स, तो हम यहाँ पर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल क्रेडिटर्स की नहीं। सिक्योर्ड यानी बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट 1,08,000 का हमें गिवन है, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है 1,08,000 रुपए, ठीक। तो देखो हमने असेट को बेचा इस 1,08,000 को चुकाने के लिए, ठीक है। असेट में से मिला हमें 4,36,000, इसमें से 1,08,000 तो क्रेडिटर को दे दिया, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट में दे दिया। अच्छा, इसको माइनस करने के बाद कितना बचा होगा? 4,36,000 में से अगर 1,08,000 में घटा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3,28,000। कितना? 3,28,000। क्या डेफिशिएंसी में डाल दो? नहीं भाई सुनो, जब आपका एस्टिमेट वैल्यू ज्यादा होता है ना सिक्योर्ड क्रेडिटर से, तो समझ लो सरप्लस आता है। जब आपका एस्टिमेट वैल्यू कम होता है और ये ज्यादा होता है, इट मींस डेफिशिएंसी है। तो अभी क्या है, एस्टिमेट वैल्यू ज्यादा है 4 लाख है और ये कम है, इट मींस आपका सरप्लस आया है। तो दोनों को कर दो माइनस, और जो आंसर आया सरप्लस में उसको लिख दो यहाँ पर, ठीक है, 3,28,000, ठीक है, मैंने लिख दिया। चलो भाई एक बार चेक कर लेता हूँ आप लोगों को फिगर दिख रही है ना कैमरे में? तो भाई बिल्कुल साफ दिख रहा है,
हाँ, तो उसके बाद मैं क्या बता रहा था, तो मैंने बताया कि जब हम इसमें से माइनस करेंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, तब हमारा जो आएगा ये आएगा सरप्लस। तो अभी हमारा सरप्लस निकल के आ चुका है। अब हम आगे करने वाले हैं क्वेश्चन को फर्दर वहां पर, और जो फिगर है, जो क्वेश्चन है वहां से, वो अब आपको इस साइड में शो कर दूंगा ताकि आपको यहाँ पे वो दिखे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम आ चुके हैं अपनी समरी पे, ये लास्ट में समरी लिखा है, अब हमें समरी क्रिएट करनी है। ठीक है, तो चलिए भाई समरी क्रिएट करते हैं फटाफट। हाँ, तो समरी में तीन चीजें मैंने लिखी है। असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, वो असेट जो कि स्पेसिफिकली प्लेज नहीं करी गई है, पहले वो लिखना है। तो वो असेट कौन सी है, वो ये रही, नॉट स्पेसिफिकली प्लेज। ये कितने की है, 6,82,000 की। तो ये जो असेट्स हैं 6,82,000 की, तो ये असेट्स मेरे को यहाँ पे डाल देनी है और इसका टोटल मेरे को यहाँ कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 6,82,000। असेट स्पेसिफिकली प्लेज, वो असेट जो हमने जानबूझकर गिरवी रखी है, मतलब कि जो हमने बिना जानबूझ के गिरवी रखी है, मतलब कि जिसकी जरूरत थी, जो जिसको कुछ पैसा पे करना था, क्रेडिटर को कुछ पैसा चुकाना होगा, तभी हमने उसकी वजह से कुछ एसेट गिरवी रखी है, वो वाली सेट्स। ठीक है, तो वो एसेट्स कौन सी थी, वो थी लैंड एंड बिल्डिंग 4,36,000 की, जो हमने अपनी मर्जी से गिरवी रखी हुई है। ठीक है, क्योंकि हमें पैसा क्या करना था, चुकाना था, तो 4,36,000। अच्छा, अब आता है ग्रॉस असेट। आपको ग्रॉस असेट कैसे निकलेगा, अब आप इन दोनों का टोटल करोगे तो आपका ग्रॉस असेट आ जाएगा। तो अब इन दोनों का टोटल कर लो, 6, 4, 10, 10 लाख, और ये 82,000 और ये 36,000, तो ये हो जाएगा आपका 11 लाख। यहाँ पे आ जाएगा आपका 11,18,000। ठीक है, और ये जो 11,18,000 है, इसको आप टोटल में यहाँ पर शो कर दो, 11,18,000। ठीक है, अच्छा एक चीज और रह गई, जब हम अपना टोटल निकाल लेते हैं, मतलब कि आप अपना यहाँ पर सरप्लस जो निकाल लेते हो, इस सरप्लस को यहाँ भी शो करना पड़ता है, 3,28,000। ठीक है, अब ये हो गया करेक्ट। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है। अब यहाँ पर इसको बैलेंस कुछ है बराबर कर दो, ये बंद हो जाएगी लाइन। ठीक है भाई, तो अब हमारा यहां तक हो गया। अब हम आ चुके हैं लाइबिलिटी वाले पोर्शन पे। लाइबिलिटी वाला पोर्शन यानी कि हम पढ़ेंगे लिस्ट सी के अंदर। तो लिस्ट सी जो है वो ये रही, जहां पर लाइबिलिटी की बात करी थी मैंने, सी, डी और ई, इन तीनों में लिस्ट में लाइबिलिटी की बात होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमारा बैलेंस आया है 11 लाख, जो भी हमारा बैलेंस आया, इस टोटल बैलेंस में से हम माइनस कर देंगे जितने भी हमारे फिक्स्ड क्रेडिटर हैं। अब मेरे को क्वेश्चन के अंदर दिख रहे हैं कि मेरे फिक्स्ड क्रेडिटर जो हैं वो 1,08,000 के थे। कितने के थे, 1,08,000 के, जो कि मेरे सिक्योर्ड वाले क्रेडिटर थे, यानी कि ओवरड्राफ्ट था। ठीक है, अब इसमें से मैं उसको माइनस कर दूंगा, उसके बाद में यहाँ पर लिख दूंगा जो भी हमारा बचेगा। तो अब यहाँ पर हमारे क्रेडिटर्स कितने थे, तो यहाँ लिखो बुक वैल्यू। यहाँ पे क्या लिखनी है, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो बुक के अंदर दी गई है, यानी कि जो लाइबिलिटी में और जो असेट्स में बैलेंस शीट में दी गई है, उस वैल्यू को बुक वैल्यू बोलते हैं। वो वैल्यू यहाँ पे आपको डालनी है, जो क्वेश्चन के अंदर जो लाइबिलिटी के साइड में दी गई है उसको आप यहाँ पे डालोगे। अच्छा, क्रेडिटर है स्पेसिफिक फिक्स्ड चार्ज, क्रेडिटर का कुछ स्पेसिफिक फिक्स्ड चार्ज होगा, तो वो आपको माइनस करना है। अभी हमारा टोटल आ रहा था 11,18,000, तो अब इस 11,18,000 में से अगर मैं 1,08,000 माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, यहां पर बैलेंस जो बचेगा वो डालना है मेरे को, 10,10,000। तो ये आ गया वो बैलेंस मेरा 10,10,000 का। इसमें मैंने माइनस क्या करा है, इसमें मैंने माइनस करा है क्रेडिटर जो मैंने लिखा है। ठीक है, अब लिस्ट सी के अंदर आते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। क्वेश्चन के अंदर देखो कुछ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी गिवन है, और वो लगभग आपको 3,000 के दे रखे हैं। ठीक है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आपको नीचे दिख जाएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, जब क्वेश्चन में आप देखोगे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट है, सिक्योर्ड है, लैंड एंड बिल्डिंग है, और कुछ क्रेडिटर हैं 3,000 के, जो कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को माना गया है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने के हैं, 3,000, तो यहाँ पे लिख दो 3,000। अब ये 3,000 जो है क्रेडिटर है, यानी कि माइनस होगा 3,000। ठीक है, तो अब आपको ये 3,000 माइनस करना है, यहाँ से 3,000 अब लेस कर दो। अब 10,000 सॉरी, अब आपको जो ये वैल्यू आई है 10,10,000, इसमें से 3,000 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 10,07,000। ठीक है, सॉरी ये फिगर गलत है, 10,07,000।
अभी आपका बैलेंस ये बचा हुआ है 10,07,000 का। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है क्रेडिटर्स हैविंग फ्लोट चार्जेस। कोई क्रेडिटर ऐसा है जिसका फ्लोट चार्ज है, क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो लिखेगा एज पर लिस्ट डी। लिस्ट डी के अंदर जो डिबेंचर्स आते हैं उनके जो फ्लोट चार्जेस वगैरह वाले क्रेडिटर होते हैं उनको डिबेंचर्स में ही शामिल किया जाता है। तो अब चेक करो क्वेश्चन के अंदर फ्लोट चार्जेस के कोई है ऐसा, तो मेरे को क्वेश्चन में एक दिख रहा है डिवेंचर्स जो कि है 3 लाख का, सिक्योर्ड है विद फ्लोट चार्जेस। क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड में आपको दिख जाएगा, तो यहाँ पर है 3 लाख का लिखा हुआ है। तो अब आपने को ये मेंशन करना है, तो कितने का था ये, सिक्योर्ड चार्जेस का है 3 लाख। 3 लाख, अब ये 3 लाख भी क्या है, डिवेंचर्स है जिसको पैसा पे करना है, यानी लाइबिलिटी है। अब ये क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 3 लाख को अगर इसमें से माइनस कर दिया जाए, यानी कि 3 लाख को, तो अपना आंसर क्या आएगा, 7,07,000। 7,07,000 ये अपना बैलेंस आ गया, पूरी फिगर बच गई, सॉरी 7,07,000 ये अपना बैलेंस बच गया। ठीक है, अब इस बैलेंस के अंदर आप देखो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर यानी कि एज पर लिस्ट ई, बस मैं लिस्ट के हिसाब से फॉलो कर रहा हूं, तो लिस्ट ई में जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आते हैं, अब इसमें क्वेश्चन में कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वगैरह गिवन है क्या, तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स यानी कि सिर्फ क्रेडिटर्स जो है बैंक ओवरड्राफ्ट के जो नीचे था लाइबिलिटी में, तो वहां पर जो क्रेडिटर्स हैं वो 1,20,000 के थे। कितने के, 1,20,000 के। तो वही अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स यहाँ पर आएंगे और वो माइनस हो जाएगा। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है 1,20,000। अब यहाँ पर भी लिख दो, उसको माइनस कर देंगे लिख के। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 1,20,000 और अब ये हो जाएगा माइनस 7,07,000 में से 1,20,000 आपने माइनस करे, तब आपका जो अमाउंट अगर बचा, अगर ये अमाउंट इस 7 लाख से छोटा है तो सरप्लस बच जाएगा। अगर ये अमाउंट बड़ा है और 7 लाख रुपए पूरे खत्म हो जा रहे हैं फिर भी पे करना है आपको, ज्यादा पे करना है, तो वो डेफिसिट आ जाएगा यानी डेफिशिएंसी आ जाएगा। बट मेरा अमाउंट क्या है, छोटा, तो अभी मैं माइनस करूंगा, जो आंसर आएगा वो सरप्लस में आएगा। इसलिए मैंने लिखा एस्टिमेट सरप्लस, जो मेरा बचेगा क्रेडिटर्स को माइनस करने के बाद, वो मेरा बच गया 5,87,000। ठीक है, ये वो अमाउंट आया है जो मैंने इसको माइनस करके निकाला है। ठीक है, अच्छा इसके बाद कह रहा है कि कोई भी आपने इशू करे होंगे शेयर्स वगैरह, अब आपकी उसका करना है। कह रहा है कोई भी शेयर या कोल्ड अप कैपिटल वगैरह है तो उसको भी आपको अब एडजस्ट करना है। लिस्ट जी के अंदर आता है, तो लिस्ट जी में आता है इक्विटी शेयर, और लिस्ट जी के बाद लिस्ट एफ जो होती है ना, सॉरी लिस्ट एफ जो होती है उसमें आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स यानी कि प्रेफरेंस शेयर वाले। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कहीं भी प्रेफरेंस शेयर का जिक्र नहीं करा गया है, तो प्रेफरेंस शेयर होता तो हम प्रेफरेंस शेयर वालों को पहले पैसा देते, बट नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो हम क्या करेंगे, जी पे आ जाएंगे। जी में आता है उसके बाद इक्विटी शेयर वालों को पैसा देना है, प्रेफरेंस तो नहीं है। अब हम किसको पैसा देंगे, इक्विटी शेयर्स को, तो इक्विटी शेयर्स एज पर लिस्ट जी। तो क्वेश्चन में देखो इक्विटी शेयर वाले कितने लोग हैं, तो क्वेश्चन में लाइबिलिटी में लिखा हुआ है कि इक्विटी शेयर है 4,800 इक्विटी शेयर इशू करे हैं, 100 रुपए का एक है, यानी कि 4,80,000 के इक्विटी शेयर्स इशू हुए हैं। तो आप लिखो यहां पर कि 4,800, ठीक है, इक्विटी शेयर्स इशू, इक्विटी शेयर्स इशूड ₹100 ईच, मतलब कि 4,800 शेयर इशू है, 100 रुपए का एक है, तो अगर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4,80,000। ठीक है, 4,80,000 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इस 4,80,000 में से आपका जो ये क्रेडिटर्स का जो अमाउंट था ये माइनस कर देना है। इसको आप माइनस करोगे, शेयर्स के पैसे भी चुक जाएंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। अब 5,87,000 आपका बैलेंस था, इसमें से आपने कितना 4,80,000 जो है वो घटा दिया। अब आप देखो आपका कितना पैसा बचेगा, एस्टिमेट सरप्लस होगा वो भी जो भी आपका आएगा। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपका सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा, तो मेरे को तो दिख रहा है सरप्लस है। क्यों सरप्लस है, आपके पास 5,87,000 रुपए हैं, आप उसमें से 480 घटा दो, यानी कि कम घटा रहे हो ना, ज्यादा पैसे कम घटा रहे हो, तो आपका पैसा बचेगा कुछ। अगर बचा तो सरप्लस, नहीं बचा तो क्या हुआ, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कब आएगी, जब ये 4,80,000 की जगह 6 लाख होता, 6 लाख होता और हमारे पास देने के लिए सिर्फ इतना ही है, तो हमारे पास पैसा कम पड़ गया, इट मींस ये डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो अब हम इसमें से दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस करके देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर आता है। एक मिनट कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। तो हमारा है 5,87,000
ये जीरो नहीं है, ये निशान लगाया हुआ है माइनस में, 1,04,80,000, तो 1,07,000, तो ये आपका आंसर है 1,07,000। ठीक है, तो ये मैंने आंसर निकाल दिया है और ये आंसर आया हमारा एस्टिमेट सरप्लस आ गया, डेफिशिएंसी नहीं है, ये क्या है सरप्लस। ठीक है, तो आप यहां लिख लो सरप्लस, क्वेश्चन खत्म। बस भाई, इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने हटा दिए फिगर। तो आई होप, आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन पूरा समझ आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको एक चार्ट बनाना याद रखना है कि कैसे कैसे आपको ये डायग्राम फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट इसका क्वेश्चन का थोड़ा मुश्किल सा है। और दूसरी चीज कि आपको लिस्ट के अकॉर्डिंग चलना है, आपको लाइन वाइज सारी लिस्ट को फॉलो करना है, ABCDEFGH, और आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। तो इसके बाद अब पार्ट 4, एक लास्ट आपका छोटा सा टॉपिक रहता है डेफिशिएंसी अकाउंट करके, वो कोशिश करूंगा कि पार्ट 4 की जो वीडियो आएगी उसमें कवर करा दूं। आज की वीडियो में आपको न्यूमेरिकल भी करा दिया, आपकी प्रैक्टिस आप घर पे बैठ के करो, खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व करो। कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट कर देना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, और उतार लो भाई। और हाँ, एक चीज रह गई, अगर किसी को भी नोट्स वगैरह बाई करने हो भाई, थोड़ा सा करना पड़ता है एडवर्टीजमेंट, तो नोट्स वगैरह अगर बाय करने हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और बोर्ड पर भी मेंशन कर दिया है। मिनिमम प्राइस 150-130 रुपीज है, पता कर लेना। बाकी अगर डिस्काउंट वगैरह कोई चलता होगा तो कम हो जाएगा, आप जाके पता करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। PDF में नोट्स को भी बाय कर सकते हो। ठीक है, बाय। अब उसको उतारो।